हेलो स्टूडेंट, आपका आर्ट स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु गुप्ता आपको आर्ट सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, इतिहास, मैं सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में नए लोग हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे राजनीति का। चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हम लोगों ने पार्ट पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोगों ने उसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, और जो अब पार्ट 3 है जिसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिसमें लॉन्ग टाइप के कुछ क्वेश्चन अपन लोग पढ़ेंगे। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिसमें जितनी भी मैं वीडियो बनाता रहूँ आप तक पहुँचती रहें। तो क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, उद्देश्य लिखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो क्या है, इनके उद्देश्य भी आपको लिखना है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसकी अगुवाई भारत कर रहा था, अर्थात गुट निरपेक्ष, गुट का मतलब होता है कि एक संगठन बनाना। ठीक है, ग्रुप बनाना। निरपेक्ष का मतलब होता है अन्य गुट से अलग होना। एक ऐसा गुट मतलब जो अन्य गुट से अलग हो, क्योंकि पहले से 2 गुट बन चुके थे, एक सोवियत संघ वाला और एक नाटो वाला। एक पूंजीवादी, नाटो पूंजीवादी था और सोवियत संघ कैसा था, समाजवादी था। परंतु यहाँ पर जब भारत जैसे देश आज़ाद होते हैं 1947 में, तो बोलते हैं कि हम किसी महाशक्तिशाली के साथ नहीं जुड़ेंगे। तब उन लोगों ने किस गुट का एक नया गुट बनाया जिसका नाम क्या दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसी के बारे में हमको चर्चा करना और इसमें बताना है आपको कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे, मतलब ये किस उद्देश्य से ये गुट को बनाया गया था। तो आंसर है गुट निरपेक्ष आंदोलन। यह एक ऐसा गुट था जिसका महाशक्तिशाली देशों के साथ तथा विरोध न करना था। मतलब ये बोल रहा है कि हम अन्य गुट का विरोध नहीं करेंगे, ना तो उसमें जुड़ेंगे। मतलब जैसे भारत जैसे देश, यूगोस्लाविया जैसे देश है ना, और इंडोनेशिया जैसे देश जो यहाँ पास शामिल हैं, ये बोल रहे हैं कि हम किसी अन्य महाशक्तिशाली गुट के साथ जुड़ेंगे भी नहीं और उनका विरोध भी नहीं करेंगे। इस गुट में शामिल देश को अपनी अर्थव्यवस्था तथा विकास की राह में ले जाना था। मतलब इस गुट का जो काम था वो क्या था कि जो भी प्रेजेंट टाइम पर देश आज़ाद हो रहे हैं उनको किस राह पर ले जाना है, विकास की राह पर ले जाना था। इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर सन 1961 में की थी। ये आपको इतना लिख देना है किसके बारे में, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है इसके बारे में। अगर आप लोग और थोड़ा सा बढ़ाना चढ़ाना चाहते हैं इसको, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसमें लिख सकते हो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अन्य महाशक्तिशाली गुट से बिल्कुल अलग था, जिसका मुख्य काम कि आज़ाद देशों को एक विकास की राह में ले जाना था। अब यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं कि इनके उद्देश्य क्या क्या थे। मतलब ये किस उद्देश्य से ये ग्रुप को बनाया गया और किस प्रकार ये अपनी भूमिका को निभाया। तो उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य, एशिया तथा अफ्रीका में गुलाम देश, जैसे एशिया में गुलाम थे, भारत गुलाम था, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सारे जितने भी देश थे सब गुलाम थे। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में है ना, जितने अफ्रीका महाद्वीप में आज भी, जैसे आप लोग को याद होगा, वेस्ट इंडीज़ की जो टीमें होती हैं ना, तो वहाँ तरफ के जो लोग हैं वो भी अंग्रेज के क्या थे, ब्रिटेन के कब्जे में गुलाम थे। तो जो ये गुलाम देश थे, कौन कौन, एशिया के कुछ देश, अफ्रीका के, आज़ाद हुए थे, उनकी आवाज़ को विश्व स्तर पर उठाने के उद्देश्य से गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया। मतलब जो गुलामी की एकदम मार झेल रहे थे, इसको समाप्त करने के उद्देश्य से गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया गया। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, नई अर्थव्यवस्था हेतु संगठनात्मक प्रयास करना। क्योंकि देखो, अमेरिका के साथ तो हम जुड़ जाएं, परंतु उसकी एक अपनी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी है ना, और सोवियत संघ की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, समाजवादी। परंतु जो अभी देश आज़ाद हो रहे हैं उनकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि उन पर कब्जा किसका था, उन पर कब्जा अंग्रेज़ों का था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के कब्जा होने के कारण यहाँ पास किसी प्रकार की तो अर्थव्यवस्था बन नहीं पाई इन देशों में, गुलाम देशों में। तो जब ये अर्थव्यवस्था नहीं बन पाई तो लोगों ने सोचा कि बिना अर्थव्यवस्था के तो देश चलाना संभव नहीं है। तो इनका उद्देश्य क्या था कि जो देश आज़ाद हो रहे हैं उनको एक नई अर्थव्यवस्था हेतु संगठन बनाना।
है ना। तीसरा इनका उद्देश्य क्या था, विश्व के समस्त देशों के मामले को सुलझाने पर बल देना। मतलब देखो, अगर हम महाशक्तिशाली के साथ जुड़ जाते हैं तो हमको एकदम मतलब वो हीन दृष्टि से देखेगा, है ना। लेकिन अगर हम अपना अलग से ही गुट बना लेंगे तो हम अपनी बातों को, हमारे अंदर जो देश के मामले हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अगर हम अपना एक तो संगठन बना लेंगे तो एक संगठन की अलग ही शक्ति होती है। अगर परिवार के कुछ सदस्य अगर वो अलग अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति कम हो जाती है। अगर परिवार के लोग एकजुट हो जाएं तो देखिए कि उनकी शक्ति एक अलग ही चरम सीमा पर होती है। तो यहाँ पर जब उन्होंने बोला कि हम अपने मुद्दे को सुलझाने के लिए अलग अलग गुलाम देश नहीं रह सकते, हम लोग को एक होना पड़ेगा और एक होकर हमको अपना क्या करना पड़ेगा, अपने देशों के मामलों को सुलझाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य उन्होंने संगठन बनाया। चौथा, NAM में क्या था कि शामिल जो सदस्य थे, जो NAM था, है ना, तो उसमें जो शामिल सदस्य थे एक दूसरे की मुसीबत में मदद करते थे। मतलब अगर भारत, मान चलते हैं कि भारत है ना, अफ्रीका है, तो अगर भारत के ऊपर किसी प्रकार का संकट आ जाए तो अफ्रीका मदद करेगा। मतलब अफ्रीका को ऐसा लगेगा कि अगर भारत पर आक्रमण आया मतलब मेरे ही देश पर ही संकट आया, इस प्रकार मानकर एक दूसरे की सहायता करना। मतलब इस उद्देश्य से कि जितने भी गुलाम देश हैं एक दूसरे की मदद करेंगे और सभी विकास की राह पर चलेंगे। इस उद्देश्य से क्या बनाया गया, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। 5वां नंबर, विकासशील देशों को सशक्त करना। मतलब विकासशील मतलब अपना जो भारत देश है ये कैसा देश है, विकासशील, विकसित नहीं है, क्या है, विकासशील है। तो इन्हें सशक्त करना मतलब मजबूत करने के उद्देश्य से गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया गया। और ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त। फिर इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट को समझाइए। अब आपको याद होगा मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट को पार्ट 1 में पूरा समझाया था। एक बार फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ क्यूबा मिसाइल संकट, तो देखिएगा, ये है क्यूबा मिसाइल संकट। इस क्यूबा मिसाइल संकट को मैंने आपको पूरा समझाया था, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। क्यूबा मिसाइल संकट को क्या बोला गया था कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना गया, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को माना गया। हुआ क्या कि सोवियत संघ अप्रैल 1961 में निकिता क्रुश्चेव एक नेता थे, है ना, उनके माइंड में आया कि क्यूबा जो अमेरिका के जस्ट नीचे साइड पड़ता है, जो क्यूबा देश है वो अमेरिका के जस्ट नीचे साइड पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करके वहाँ पास अपना सैनिक अड्डा बना ले और तख्ता पटल कर दे। तख्ता पटल मतलब क्या होता है, फिदेल कास्त्रो को वहाँ से हटा दे और अपने मनचाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्यूबा देश में बिठा दे। तो इसलिए यहाँ पास कौन सा संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट। जब कब आया, 1962 में। तो निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया कि अपने देश रूस से खूब सारे मिसाइल हथियार को, परमाणु बम को क्यूबा पर शामिल कर दिया, वहाँ पास स्थायी रूप से विद्यमान कर दिया और बहुत सारी सैनिक टुकड़ी भेज दिया। इसकी खबर यहाँ पास पूरा लिखा हुआ है, देखते हैं। इसको देखते हुए रूस के नेता क्रुश्चेव ने क्यूबा पर सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय ले लिया, है ना। 1962 में क्रुश्चेव ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अब 1962 में निकिता क्रुश्चेव क्या करती हैं, क्यूबा पर बहुत सारी मिसाइलें, परमाणु हथियार एकत्र करके वहाँ पास स्थायी रूप से रख देती हैं, ठीक है। फिर इसकी जो खबर है तो वो अमेरिका को कब लगती है, इसकी खबर अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद लगती है कि हमारे जो क्यूबा देश पड़ता है नीचे, जिसकी राजधानी हवाना है, वहाँ पास क्या जमा कर दिए गए हैं, मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, है ना। ये खबर कब लगती है अमेरिका को, 3 हफ्ते बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी बोलते हैं कि कोई भी आप गलत काम मत करना, क्योंकि अगर आप कोई भी आप यहाँ से गलत काम करने का प्रयास करोगे तो क्यूबा के द्वारा मिसाइल, उसके पास परमाणु हथियार हैं और हमारा जो अमेरिका की राष्ट्रपति है वाशिंगटन DC उससे ज़्यादा दूर नहीं है और उसके रडार पर आ जाएगा और वो क्या कर देगा, वो ये यहाँ पास हमला कर देगा, जिससे हमको बहुत ज़्यादा घाटा होगा,
ठीक है। तो जब ये क्यूबा मिसाइल संकट है तो सभी छोटे छोटे देशों को ऐसा लग रहा था कि माना ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, तो सभी छोटे छोटे देश ने क्या कर दिया, हथियारों को इकट्ठा करने लग गए, जिसे हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। यह आपको इतना लिख देना, ठीक है। तो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा क्यूबा मिसाइल संकट। मैं आपको एक बार स्लाइड में भी दिखा देता हूँ। ये है सोवियत संघ, ये है सोवियत संघ, ठीक है। ये है क्यूबा और ये है आपका अमेरिका। तो यहाँ पास निकिता क्रुश्चेव थी, ठीक है। यहाँ पास कौन बैठा हुआ है, निकिता क्रुश्चेव, यहाँ पास जॉन एफ कैनेडी और यहाँ पास कास्त्रो, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव ने परमाणु हथियार कहाँ जमा कर दिए, क्यूबा में। तो इसे देखते हुए इसको 3 हफ्ते बाद जानकारी मिली। ये है पूरा क्यूबा मिसाइल संकट। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन है कि हथियारों की होड़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना आप लोग। हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन है। हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, तो यहाँ पास 2 टर्म है, एक हथियारों की होड़ और एक हथियारों पर नियंत्रण के क्या कारण थे। तो आंसर है हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ मतलब क्या होता है कि हथियारों को एकत्र करना। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ था, सभी देशों को ऐसा लग रहा था युद्ध होकर रहेगा, तो हथियारों की होड़ शुरुआत हो गई। तो इसी को पढ़ लेते हैं। सन 1962 में जब क्यूबा मिसाइल संकट अपने चरम बिंदु पर था, तो मानो ऐसा लग रहा था कि पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होकर लड़ा जाएगा। इसलिए सभी छोटे छोटे देशों ने अपनी सुरक्षा हेतु हथियारों की होड़ शुरू कर दी। मतलब जो छोटे छोटे देश थे उनको ऐसा लग रहा था कि 1962 में अब ये युद्ध होकर रहेगा, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए क्या करो, हथियार खूब सारे खरीद के रख लो। इसलिए क्या आ गया, हथियारों की होड़ की शुरुआत हो गई। अब हथियारों की होड़ समझ में आ गया। अब हथियारों पर नियंत्रण मतलब हथियार को खरीदना कब बंद कर दिए लोग, तो इसको देखो, हथियारों पर नियंत्रण, दोनों महाशक्तिशाली। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि क्यूबा मिसाइल संकट लग तो रहा था कि होकर रहेगा युद्ध, परंतु आगे चलकर क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही जानते थे कि हमारे पास क्या है, परमाणु बम है, ठीक है। अगर एक देश ने फोड़ा तो दूसरे देश भी जरूर उसे फोड़ेगा और पूरी की पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा। तो ये महाशक्तिशाली जो बनने की होड़ थी है ना, दोनों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग दोनों परमाणु बम फोड़ देंगे तो पूरा विश्व भी ना बचेगा, ना तो कोई जीतेगा ना तो हारेगा। इसलिए सभी छोटे छोटे जो बड़े देशों महाशक्तिशाली देश थे उन्होंने युद्ध टालने का फैसला कर लिया। तो सभी छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश अब बोलते हैं कि अब हमको हथियार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग के सामने समस्या थी युद्ध वाली वो क्या हो गई है, टल गई है। इसलिए क्या आ गया, हथियारों पर नियंत्रण आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्तिशाली देश छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती थी। मतलब जो बड़े बड़े देश थे जिनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा थी वो सैन्य गठबंधन क्यों करते थे। सैन्य गठबंधन का मतलब इधर क्या है कि सैनिक को, मतलब कहने के तौर पर ये छोटे छोटे देश को क्यों जोड़ रही थी, है ना। जो छोटे छोटे देश थे इनको क्यों जोड़ रही थी, तो आप उन लोग इसको पहले भी पढ़ चुके थे, हालांकि एक बार और देख लेते हैं। ये है इनके कारण। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 3 सेकंड का आप लोग के पास टाइम है। अब आगे बढ़ते हैं। तो महाशक्तिशाली गुट बनने, देखो जो महाशक्तिशाली देश हुआ करते थे वो छोटे देशों को अपने साथ क्यों जोड़ते थे, तो बहुत सारे कारण। पहला, महत्वपूर्ण संसाधन। छोटे देश जैसे आप देखते हो सऊदी अरब है ना, ओमान, कतर, कुवैत, इनके पास बहुत सारे तेल के भंडार हैं। इसलिए बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश, सोवियत संघ, रूस जैसे देश छोटे देशों को अपने सात गुट में बनाए रखने के लिए इनको शामिल किया करते थे। ये पहला कारण। लेकिन आपको इतने छोटे नहीं लिखना है, आपको इनको डिटेल से लिखना है, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया। दूसरा, भू क्षेत्र की सहायता से हथियार तथा सेना का संचालन। जब छोटे देशों को हम मिला लेंगे तो उनकी ज़मीन हमारे कब्जे में आ जाएगी और उस ज़मीन का उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, हथियारों को बनाने में, हथियारों को रखने में, सेना को वहाँ पास रखने में। इसलिए बड़े बड़े देश छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने की इच्छा रखते थे। तीसरा क्या है, सैन्य ठिकाने जैसे जासूसी कर सकें। जो बड़े बड़े देश थे वो सोचते थे अगर ये हमारे जैसे मान के चलो, जैसे एक बार मैप में अपन लोग देखते हैं,
ये है सोवियत संघ, ठीक है। रेड कलर का कौन है? सोवियत संघ। मान लो कि अमेरिका जो है क्या करे कि यहाँ पास, अमेरिका जो है क्या करे कि एक यहाँ पास अपने देश को, जैसे येलो कलर, ये येलो कलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पास अमेरिका का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका ने इसको अपने कब्जे में रख ले लिया है, छोटे देशों को मिला लिया है। तो ये अगर यहाँ पास कोई व्यक्ति बैठा तो किस पर नज़र रख सकता है? ये किस पर नज़र रख सकता है? इस रूस पर नज़र रख सकता है ना। तो ये कहलाता है जासूसी करना। तो जो बड़े बड़े देश थे अमेरिका जैसे, वो यहाँ पास के देशों को अपने कब्जे में क्यों करते थे? जिसमें यहाँ बैठा व्यक्ति क्या कर सके? जासूसी कर सके, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे। और तीसरा कारण है, 5 कारण, आपको कोई 3 4 जितने नंबर का आएगा उसे उस हिसाब से लिख देना है। चौथा कारण है आर्थिक मदद, है ना। अब क्या हो रहा था कि जो यहाँ पास के अगर हम लोग देशों में इनमें अपने शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पास जितनी भी फसल होगी, हर चीज़, जितना भी कारखाने में वस्तुएं बनेंगी, तो उसका कहीं ना कहीं बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश को आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगी। और 5वां कारण क्या था? विचारधारा। एक पूंजीवादी था, एक समाजवादी था। इस विचारधारा के कारण बड़े बड़े देश सोच रहे थे, मान लो के चलो कि आप और मैं हैं और एक तीसरा व्यक्ति है, तो अगर मैं हूँ पूंजीवादी विचारधारा वाला और आप हैं समाजवादी विचारधारा वाले, और आपका एक फ्रेंड है वो पूंजीवादी वाला है ना। तो मैं पूंजीवादी वाला हूँ, वो पूंजीवादी वाला, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ग्रुप में आ जाए, ऐसा लगेगा ना। तो यहाँ पर जो विचारधारा थी, जिनकी विचारधारा पूंजीवादी थी, वो सोचते थे जो भी पूंजीवादी को अपनाना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप में आ जाए। ये था इसका कौन सा कारण। अब आपको पढ़ लेना है यूएसएसआर, जो है कि छोटा वाला क्वेश्चन है, इससे आप लोग अलग से लिख लेना। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो आप लोगों ने सोवियत संघ तो पढ़ा होगा, सोवियत संघ को ही क्या बोलते थे? यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लेना क्या लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। यूएसएसआर, यूएसएसआर सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ जो था, है ना, उसको आधिकारिक तौर पर यूएसएसआर कहते थे, जिसका पूरा नाम क्या था? जिसका पूरा नाम था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग को याद अगर करना तो ठीक है, नहीं याद करना तब भी चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल प्लान क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल प्लान क्या था? तो ट्रूमैन सिद्धांत, इस सिद्धांत की घोषणा कब हुई थी? 12 मार्च सन 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने सोवियत संघ के साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी प्रयास पर नियंत्रण पाने के लिए नीति बनाई थी, जिसे दूसरे देश में आर्थिक सहायता प्रदान करना था। तो आप इसे एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये आप अभी आगे आएगा लेसन 2 में, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा। और मार्शल प्लान को भी एक बार देख लेना। किसी भी देश में अगर उस देश के किसी क्षेत्र में लगाया जाने वाला सैनिक कानून है, मतलब जिस देश में अगर कोई इसी प्रकार का सैनिक कानून लगाया जा रहा है तो क्या कहलाता था? मार्शल प्लान कहलाता था, जिस पर सैन्य बल के माध्यम से उस क्षेत्र या देश पर शासन करने का अधिकार था। और यहाँ पास से आप लोग का चैप्टर क्या होता है? ये पूरा लेसन 1 समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो नेक्स्ट वीडियो है तो पॉलिटी के लेसन 2 पर ही आए कि हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ें या कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ें, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और यहाँ पास से पॉलिटी का लेसन 1 समाप्त होता है। जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी लेसन पढ़ने को बोलेंगे, वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी नए हैं चैनल में वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, है ना, सब्सक्राइब कर लें, जिसमें जितनी भी मैं वीडियो बनाता रहूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहें, और आप इन्हें नोट करते ज़रूर चलिए, है ना। क्योंकि फिर वही टाइम हो जाता है कि अंत में समय नहीं बचता है और लोग पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।